ओके। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपने देखा भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कमिंग वेरी सून। ये टॉपिक इतना बड़ा है, 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 इतना बड़ा है कि एक पीपीटी में तो नहीं समा सकता। और लगभग इसकी कुछ नहीं तो 8 से 10 क्लासेस देनी पड़ेंगी। लेकिन आपके लिए पिछले 2-3 दिनों से इसको समेट कर लाए हैं अपना नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो बात ब्रेन इंजरी की है। ब्रेन इंजरी बेटा एक इमोशन से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक यानी चोट लगने से। ठीक है, सो आपको पता है मेरा चैनल का नाम नर्सिंग मास्टर चैनल है। मेरा नाम सुशील एंथनी है। आई हैव ऑलमोस्ट 20 से 22 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और ऐसे कई सारे केसेस मैंने देखे, कंकशन के, कंट्यूजन्स के, स्कल फ्रैक्चर के, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर के, लंबार स्पाइन फ्रैक्चर के। तो ऐसे कई सारे को ट्रीट मतलब हम लोग ने असिस्ट किया है, उस पर काम किया है। ओके, सो एक एक्सपीरियंस प्लस आपकी थ्योरी आपको ये देने जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आज के समय में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को देखते तो हैं मगर उसे लाइक नहीं करते। देखो, इसमें आपको कोई चवन्नी पैसा खर्च नहीं होता। लाइक करो, शेयर करो, उस पर कमेंट करो, उसको सब्सक्राइब करो। इससे पता चलता है कि आज की जो जनरेशन है, खासकर जो मेडिकल प्रोफेशनल है, नर्सिंग प्रोफेशनल जो है, बेटा इतने सुस्त मत बनो। तुम्हारे हाथ में किसी पेशेंट का जीवन है, ठीक है। अगर उसकी नर्सिंग केयर आप नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट लिख के चला जाता है, ठीक है। आपको नर्सिंग केयर करनी, और आपको पता है मैंने इसके पहले भी कहा है कि द डॉक्टर इज़ द ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल, सो नर्सेज आर द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो अगर हार्ट बंद हो जाएगा ना तो ब्रेन की कोनो औकात ही नहीं है। आपको पता है कि हार्ट के जो मसल सेल है दे आर ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। स्ट्रेस की कंडीशन वो ब्रेन से वो होते हैं, कंट्रोल होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मस्त रहो, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। ओके, तो नर्सिंग मास्टर चैनल स्टार्ट करता है ब्रेन इंजरी, ठीक। सो व्हाट इज द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी? इट रेफर्स टू अ ब्रेन इंजरी दैट इज कॉज्ड बाय एन आउटसाइड फोर्स। एक आउटसाइड फोर्स है। वो फोर्स बेटा एक क्या बोलते हैं, बम भी हो सकता है ना। वाइट कहाँ गया? चलो ये लेते हैं। ओके, ठीक है। बम्प मतलब क्या होता है? जोरदार धक्का। आप खड़े हो, ही करके गए, भाग के साइकिल वाले को धक्का दे दिए, ब्रेन जर्क हो गया, ठीक है। जोरदार प्रहार कर दिया, पीछे खड़े गए, पाड़ से एक ठो कान के नीचे उसको धर दिया, ऑक्सीपिटल एरिया में आपने धर दिया, किनारे से आपने धर दिया, या किसी से लड़ाई हुई तो आपने धर दिया। जोरदार टक्कर, आप इधर से दौड़ के आ रहे, उधर से वो दौड़ कर आ रहा है, दोनों नहीं देखे पाए और भड़ाम से लड़ गए और खोपड़िया दोनों की लड़ गई, ठीक है। तो फोर्सफुल बम्प, ठीक है, या फोर्सफुल ब्लो यानी कि जोरदार धक्का दे दिया। और फोर्सफुल जॉल्ट, जॉल्ट मतलब होता है झटका, पकड़ के छोटे बच्चों को तुम लोग हिला देते हो ना, बोल बे बोल बे बोल बे, मत करना ऐसा। दैट, ठीक है, टू द हेड और बॉडी कैन कॉज इट। चाहे डायरेक्ट सर को करो चाहे बॉडी को करो, बट ठीक है, तो वो किस में रिजल्ट करती है? टीबीआई में। हर एक ब्लोज या जॉल्ट्स जो होता है वो ब्रेन इंजरी के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अमूमन ये कॉजेज होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या, किसी ने कट से गोली मार दी, किसी ने सर पर डंडा चला दिया, ठीक है, चाकू से घोप दिया। सो एन ऑब्जेक्ट एंटरिंग द ब्रेन कैन ऑल्सो कॉज ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ टीबीआई कैन कॉज टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। इसकी हम आगे बात करेंगे जब हम साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ टीबीआई, बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रॉडली वे में टीबीआई होते हैं। पहला तो होता है पेनिट्रेटिंग, यानी किसी ने चाकू मार दिया या गोली मार दिया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से आपके स्कल पे मार दिया या बैक पे मार दिया आपके, तो जो ब्रेन स्टेम है वहाँ घुस गया, या यहाँ गोली पड़ी तो ब्रेन में जाके चोट लग गई, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट पियर्सेस द स्कल सच एज बुलेट, शार्पनर और बोन फ्रैगमेंट। स्कल फ्रैक्चर हुआ आपका, कहीं एक्सीडेंट, मतलब आपका नहीं, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, स्कल फ्रैक्चर हुआ, वो ब्रेन में जाके घुस गया। गॉट द पॉइंट, ठीक है। नॉन पेनिट्रेटिंग, कि अगर स्कल फ्रैक्चर हुआ भी है तो वो जो है वो ब्रेन में जाके इंजरी नहीं किया, तो नाम से आप समझ रहे हो। इज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव द ब्रेन विद इन द स्कल। यानी कि जैसे वो सब्जी, कढ़ैया में सब्जी चलाते हो ना, उसी तरीके से जिसको अगर जोरदार धक्का दिया या ब्लो हुआ तो
खोपड़ी के अंदर मतलब स्कल के अंदर ही ब्रेन क्या हो जाएगा, नाच जाएगा, घूम जाएगा। बाबा ऐसे नहीं करना। सम एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा कैन कॉज बोथ पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमेटिक बोन इंजरी इन द सेम पर्सन। तो एक में उसको नॉन पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है और पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पर बेटा क्या है कि ये हमने सीवियरिटी दिखाने की कोशिश करी है आपको स्लाइड नंबर 3 में। तो इस पे हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, या एलओसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, यहाँ पर आप पीटीए देख रहे हैं। तो पीटीए क्या है, दैट इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया। तो यहाँ पर हम लोग 3 तरीके से करेंगे कि एक्सीडेंट होने के बाद उसका ग्लासगो कोमा स्केल, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया क्योंकि याददाश्त चली जाती है। ठीक है, और एलओसी मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर माइल्ड है तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल, देखो उसको मैं डिटेल बताऊंगा जीसीएस को, अभी आप ये समझ लो 13 to 15 होगा। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स करेगा, सब कुछ करेगा, देख रहा है बराबर, अनइक्वल पीपल नहीं है। ठीक है, और इसका जो ये होगा पीटीए होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया होगा, वो लेस देन 1 डे हो सकता है, आधे 1-2 घंटे के लिए हो सकता है, 6 घंटे के लिए हो, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं भी हो सकता है और आधे घंटे के लिए भी हो सकता है। मॉडरेट जीसीएस कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेटा पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया होगा, जो पीटीए होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 1 डे बट नॉट मोर देन 7 डेज, एक से 7 दिन के बीच में रहेगा। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो उसका रहेगा आधे घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, मगर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर सीवियर ट्रॉमेटिक बोन इंजरी है तो ग्लासगो कोमा स्केल बेटा नीचे गिरता चला जाएगा। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया मोर देन 7 डेज जा सकती है, मोर देन 7 डेज। अभी हम लोग उसमें देखेंगे साइन सिम्टम्स में। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है दैट कैन गो मोर देन 24 आवर्स। ओके, चलो भाइयों बहनों, नाउ होता क्या है ड्यूरिंग टीबीआई। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, एन आउटसाइड फोर्स लाइक अ फॉल और बीइंग हिट बाय एन ऑब्जेक्ट causes the head to hit an object or an object to pierce the skull। तो कोई ऑब्जेक्ट आके खोपड़ी पन से लड़ा भी सकता, कहीं ढेला खींच के मारा तो टन से लड़ा, झंझन आ गई। और हो सकता है कि वो उसका चोकीला पार्ट आके लग जाए तो स्कल फ्रैक्चर हो जाए और स्कल जाके ब्रेन में क्या करे, इंजरी कर दे। ठीक है, brain damage, this can cause immediately physical damage such as bruising, torn tissues, bleeding, bone fracture और बोन का फ्रेगमेंट जो भी आपको बताया ब्रेन के अंदर जा सकता है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इंजरी, प्राइमरी डैमेज क्या है, इट इज इमीडिएट बट सेकेंडरी इफेक्ट्स कैन डेवलप आवर्स और वीक्स लेटर फ्रॉम रिएक्टिव प्रोसेसेस लाइक इंक्रीज प्रेशर मतलब यहाँ पर ये हो गया बेटा इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलो दूसरे और कॉजेज क्या है, कॉमन कॉजेज ऑफ टीबीआई। ठीक है, चलो बेटा सबसे ज़्यादा एडल्ट्स में मोस्टली देख लो कि इसलिए मिलता है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, वो गिर जाते हैं, गिर के फिर खड़े नहीं हो पाते, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, या फिर किसी को क्या होता है पार्किंसंस डिजीज़ है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है। तो उस कंडीशन में वो फॉल हो जाते हैं, फॉल होके क्या हो जाता है, उनको ब्रेन इंजरी हो जाती है। ठीक है, फॉल्स है। ब्लंट ट्रॉमा इंजेक्शन, लाठी से मार दिया, लाठी कोई चौकी तो है नहीं, तो ब्लंट मतलब होता है जो मतलब शार्पेंड नहीं है, नॉट शार्पेंड, तो डंडा से मार दिया, घूंसे से मार दिया। ठीक है, व्हीकल रिलेटेड इंजरीज, कार से एक्सीडेंट हो गया, 2 बाइक आपस में भिड़ गई। ठीक है, कहीं असॉल्ट हो गया या वायलेंस हो गया। ठीक है, जैसे कि गोली मार दिया, चाकू घुसेड़ दिया। ठीक है, और पकड़ के ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर देखो लिखा ना शेकन बेबी सिंड्रोम, यानी ना ज़्यादा भाग पकड़ के हिला दिया कि खोपड़ी के अंदर का भेजा पूरा क्या हो गया, हिल गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, घर का सिलेंडर फट गया, है कि नहीं। तो ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। नाउ हाउ डज टीबीआई अफेक्ट्स द ब्रेन, थोड़ी चर्चा इस पर करेंगे। ठीक है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, ये क्या चीज़ है, is one of the most common types of traumatic bone injury. It refers to widespread damage to the brain। बेटा एक्सोनल इंजरी मतलब वाइट मैटर, ब्रेन में तुम्हारे पास 2 मैटर है, वन इज वाइट मैटर एंड वन इज ग्रे मैटर, ये तुम जानते ही हो। ठीक है, तो सपोज दिस इज न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, तो जहाँ जहाँ सेल बॉडी का कलेक्शन होता है तो वो मैटर क्या बन जाता है, ग्रे मैटर। और जहाँ जहाँ पूरे इस एक्सॉन का कलेक्शन होता है वो क्या बन जाता है,
वाइट मैटर। तो यानी कि डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में ये जो आपका एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है, जब आप कभी बात करेंगे तो आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। सो DAI कॉमनली हैपेंस इन ऑटो एक्सीडेंट्स, ठीक है, गिर पड़े, स्पोर्ट इंजरीज। सो DI कैन डिसरप्ट एंड ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन अमंग नर्व सेल्स। भाई देखो कम्युनिकेशन तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से अगर दूसरी नर्व से, यहाँ से मान लो सपोज यहाँ पर सिनेप्स हो रहा है और यहाँ से मैसेज इसके पास जा रहा है और इसका एक्सॉन डैमेज हो गया है तो मैसेज आगे जा ही नहीं पाएगा। गॉट द पॉइंट। सो इट ऑल्सो लीड्स, क्योंकि यहाँ पर सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं एक्सॉन्स के सबसे नीचे पार्ट में, यहाँ पर टर्मिनल बटन्स होते हैं ना, तो यहाँ पर सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं। इस वेसाइकल्स में क्या भरा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसका जो वेसाइकल जब फट जाएगा बर्बाद हो जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा। that can cause further damage. Brain damage may be temporary or permanent. टेम्परेरी हुआ तो रिकवर करेगा, परमानेंट हो गया तो फिर हो गया। कंकशन, बेटा कंकशन मतलब देखो क्या होता है, आपने कई बार ये वर्ड्स सुने होंगे ना, कंकशन। एक सेकेंड, चलो। is a mild type of traumatic bone injury that may be considered a temporary injury to the brain but could take minutes to several months to heal. तो ये भी एक ब्रेन को क्या है, झटका है। कॉजेज ऑफ कंकशन में इंक्लूड अ ब्लो टू द हेड और रैपिड मूवमेंट ऑफ द ब्रेन विद इन द स्कल विच कैन हैपन व्हेन अ पर्सन इज वॉलेंटली शेकन। तो यहाँ पर ही कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेन अंदर ही अंदर क्या हो गया है, बहुत बुरी तरीके से हिल गया है, उसको क्या बोलते हैं, कंकशन, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, हेमाटोमा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ब्रेन जो क्या है वो मेनिंजेस से कवर्ड है, और मेनिंजेस ये तुम्हारी खोपड़ी है, सॉरी ब्रेन है। ब्रेन के पास 3 लेयर्स हैं ऐसे ऐसे करके, जिसको आप मेनिंजेस बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। तो सबसे अंदर वाली जो होती है यू कॉल्ड इट ड्यूरा मैटर। हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। बीच वाली क्या है, एरेकनॉइड मैटर है, और सबसे बाहर वाली क्या है, दिस इज अ पाया मैटर, ठीक है। तो अब देखो कहाँ का हैमरेज हो सकता, मतलब अब चोट लग गई ना, अब उसमें चोट लग गई है, अब चोट लग गई तो भाई उसमें ब्लड जमेगा। सो सब ड्यूरल, यानी कि ड्यूरा के नीचे, यानी ब्रेन और ड्यूरा के बीच में यहाँ हेमाटोमा हो सकता है। एपिड्यूरल ड्यूरा के ऊपर हो सकता है। सब एरेकनॉइड के नीचे हो सकता है। और इंट्रासेरिब्रल, यानी कि ब्रेन के अंदर की भी वेसल्स फट सकती है और वहाँ भी हेमाटोमा जम सकता है, बन सकता है। हेमाटोमा एक्चुअली बेसिकली है क्या, हेमाटोमा क्या इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ ब्लड क्लॉट अपने सेल से बाहर आ गया ना, जो ब्लड वेसल उससे बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो यहाँ पर जम गया है ना, लाल से बनाते हैं तो शायद तुम्हें पता चले। अब यहाँ पर ये जम गया है, ब्लड क्लॉट है, सेल से बाहर आ गया, ठीक है। चलो दूसरा क्या बेटा, कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या, दैट इज अ स्वेलिंग और ब्रूजिंग of the brain that happen when very small blood vessels bleed into brain tissue। तो जब छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है जब वो फट जाती हैं तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंट्यूजन। और ये क्या हो सकता है, कंट्यूजन कैन हैपन डायरेक्टली अंडर द इम्पैक्ट साइड और मोर ऑफन ऑन द कंप्लीट अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन। यानी कि अगर यहाँ का किसी ने मारा है तो इस साइड में कंट्यूजन नहीं होगा, इस साइड की वेसल्स की ब्लीडिंग नहीं होगी, किधर की हो जाएगी, अपोजिट साइड की, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर कोप इंजरी। यानी ब्लो इधर लगा है लेकिन ब्लीडिंग किस साइड हुई है, राइट साइड ब्लो लगा है, ब्लीडिंग किस साइड हुई है, लेफ्ट साइड हुई है, ठीक है। कंट्यूजन कैन अपीयर आफ्टर, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएट होगा, क्योंकि ब्लीडिंग होगी फिर हेमाटोमा जमेगा, फिर वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स निकलेंगे, सारी चीज़ों में तो समय लगता है। तो ये 24 घंटा भी लग सकता है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्या, स्कल फ्रैक्चर, तुम्हें पता ही है। क्रोनिक ट्रॉमेटिक एनकेफेलोपैथी मतलब ये होता है कि अब वो अनट्रीटेड रहा, अगर मान लो छोटा सा भी झटका लगा हो और देखा नहीं लोगों ने उसको, मतलब जिनको हुआ है उन्होंने क्या नज़रअंदाज किया, या फिर ट्रीटमेंट भी लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी, पीपल में ऑल्सो एक्सपीरियंस मूवमेंट डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स विद इम्पल्स कंट्रोल, यानी मूड चेंजेस हो जाएगा, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन एंड चिड़चिड़ापन। चलो साइन सिम्टम्स, बहुत सारे साइन सिम्टम्स है, हम कुछ एक की बात करेंगे। यहाँ लिखा ही हुआ, अनकॉन्शियसनेस, हेडेक, वॉमिटिंग एंड नॉसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट आते हैं ना तो हम लोग यही पूछते हैं, भाई उल्टी तो नहीं हुई थी, उल्टी जैसा लगा तो नहीं रहा है, बेहोश तो नहीं हो गए थे।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसके क्या होता है रिफ्लेक्सेस चेक कर वो करते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस, डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग, ये सब तुम्हें पता है, सर हल्का हल्का लगेगा, ब्लड विजन, ठीक है। पीपल्स भी क्या होते हैं अनइक्वल, अनइक्वल पीपल्स, अनइक्वल पीपल्स भी हो सकते हैं, अनइक्वल पीपल्स, यानी एक में तो लाइट से रिएक्शन करेगा दूसरे में नहीं करेगा। तो आप समझ जाओ कि अगर लेफ्ट वाला नहीं कर रहा तो इंजरी की साइड हुई है, राइट साइड हुई है, बट द पॉइंट, कान में घंटी बजती रहेगी तुम्हारे। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स होते हैं, मतलब ये लेट में होगा। बिहेवियरल और मूड चेंजेस, कंफ्यूजन, ट्रबल विथ मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये लेट में होगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सब होंगे, ठीक है। फिर डायलेटेशन ऑफ वन और बोथ पीपल्स, स्लर्ड स्पीच, है ना, वर्ड्स प्रॉपर नहीं निकलेंगे, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, अफेसिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पीच हो सकता है, अफेसिया इज अ एब्सेंस ऑफ स्पीच। फिल्मों में देखा ना, हीरो गिर जाता है गाड़ी से तो आवाज़ चली जाती है, या फिर जो बेचारा गवाही देने जाता है उसको एक्सीडेंट हो जाता है, वाह करता है, गवाही नहीं दे पाता है, लेकिन फिर हीरो आता है उसको बचा लेता है, ठीक है। एलिक्सैथेमिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट को हो जाता है। ये सब थोड़ा सा लेट है मगर होता है ना। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से तुम तुरंत प्रॉपर देख लोगे, ठीक है। फिर आपको मालूम है सीटी स्कैन और एमआरआई से बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट, बेटा अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या मान लीजिए एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो रही है, स्कल फटा हुआ है अंदर, जैसे ही आपको मालूम चला कि जब जैसे ही उसका एमआरआई सीटी स्कैन इमीडिएट किया गया तो वहाँ से डॉक्टर बता दिया तो भाई इंटरनल ब्लीडिंग है, तो फट से क्या देते हैं, इंजेक्शन टेनेक्सा, इंजेक्शन टेनेक्सा देती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन मतलब क्या होता है कि उसको 100% ऑक्सीजनेशन दो ताकि उसको कोई भी एनवायरमेंटल एयर उसके साथ मिक्सड ना हो, ठीक है। ओवर द काउंटर और प्रिस्क्राइब पेन मेडिसिन, अगर पेन मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है तो वो उसको देना है। झटके भी आते हैं सीजर्स में, क्योंकि देखो सीजर्स क्या है, दैट इज द इंसल्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को कोई भी चोट लगेगी वो ब्रेन की इज्जत के खिलाफ है, तो झटका आएगा, झटका आएगा तो एंटी कन्वल्सेंट, फिनाइटोन सोडियम वगैरह आपको देना जैसा डॉक्टर ऑर्डर करे। एंटीकोआगुलेंट अपने को देना है, ठीक है। यानी कि अगर ब्लड क्लॉट हो गया है तो हेपेरिन वगैरह आप दे सकते हैं, मतलब आप नहीं देना तो बिना डॉक्टर के ऑर्डर के, ठीक है। डायरेटिक्स इसलिए दिया जाता है ताकि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको देते हैं। तो जैसे मैनिटॉल है, आप देखते हैं अक्सर आपके अगर पेशेंट आता हो तो मैनिटॉल दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज अ सेरिब्रल एडिमा के लिए है। इंजरी जो सेरिब्रल एडिमा हो गया तो फ्लूइड को बाहर निकालना रहता है, ठीक है। स्टिमुलेंट्स दिया जाता है जिससे कि पेशेंट अलर्ट रहे। एंटी डिप्रेसेंट, ये एंटी डिप्रेसेंट वगैरह तो खैर आगे की बात है, लेकिन इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज अ मैनेजमेंट। नाउ प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन बहुत ईजी है, डेली की लाइफ में तुमको पता है, कार चलाते हो भैया तो सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, साइकिल वाइकिल चलाते हो, स्पोर्ट्स ऐसा खेलो जैसे हॉकी वगैरह, क्रिकेट वगैरह, तो हेलमेट हमेशा आप पहनिए, ठीक है। और ऐसा नहीं, मैंने तो कई लोगों को देखा है हेलमेट ऐसे यहाँ से खुला हुआ है, या मालूम चला वो ढक्कन जैसे हेलमेट है, जैसे वो नहीं होती कढ़ाई, वैसे हेलमेट पहन लिया, हिल रही वो हेलमेट है, पकड़ा है एक हाथ से एक्सीलेटर चला रहा है, तो ऐसे भी हेलमेट की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। सो कभी भी शराब पी के या कोई ड्रग पी के गाड़ी नहीं चलाना अपने आप को। इम्प्रूविंग बैलेंस एंड स्ट्रेंथ विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, अगर आप ताकत नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करना है, ठीक है। और फिर आप अपने घर में भी जैसे कुछ लगा सकते हैं, जैसे साइड रेलिंग लगा दिया, विंडो गार्ड्स लगा दिया, बच्चों के लिए सेफ्टी गेट्स लगा दिए कि वो बट से गिर ना जाएं, ठीक है। जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर लाइट बढ़ा दो भाई, कि अंधेरे में मान लो टप से टपक गए नीचे, वो नहीं करना है। नॉन स्लिप मैट्स लगाओ, नॉन स्लिप चप्पल पहनो, ठीक है। हैंड रेल्स एंड स्टेयरवेज लगाना है। फॉर द पॉइंट, एक वही अपील जो आपसे बार बार करते हैं और आप बार बार नहीं सुनते हैं, अफसोस इसी बात का है। तो बेटा ये जो नर्सिंग मास्टर्स चैनल, ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अपने नर्सिंग स्टूडेंट के बच्चों के लिए है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। दूसरी बात, हाथ जोड़ के सनम्र निवेदन है कि आप, है ना, हम ही गायब हो गए। हाथ जोड़ के सनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक करें, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कमेंट करना है, शेयर करना है एंड अबव ऑल सब्सक्राइब करना है। तो नर्सिंग मास्टर की पेशकश थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका पैसा नहीं जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, ये सारे काम फटाफट निपटा लिया करिए। लाइक करना, शेयर करना, है ना,
कमेंट तो खैर पूरी वीडियो देखने के बाद करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।